नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तिका पर्यावरण और हम के अंतर्गत पाठ 10 में हम जानेंगे हमारी फसलें और हमारा खान पान। प्यारे बच्चों, आज हम इस शीर्षक के माध्यम से जो आपने जाना हमारी फसलें और हमारा खान पान, इसे शुरू करने से पहले हम कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे या फिर जो आप पहले से जानते भी हैं उसका आप लोग बस एक बार जोड़िएगा कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। क्योंकि इस पाठ के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जाएगी हो सकता है कि पहले से आप कुछ जानते हो या फिर कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी। तो बच्चों, आप जानते हैं कि हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, भोजन करते हैं और भोजन से हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। कैसे? पोषक तत्वों के माध्यम से। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में खान पान के रूप में जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं वह भोज्य पदार्थ कहाँ से आता है, ये बात आप पहले से भी जानते हैं या फिर आपके माता पिता भाई बहन किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर जानकारी मिली होगी। जैसे हम प्रतिदिन भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं बच्चों, भोज्य पदार्थ के रूप में, जैसे भात खाते हैं। तो भात के लिए चावल कहाँ से आता है, धान से आता है। तो बच्चों, हम जानेंगे इस पाठ में कि धान की खेती कैसे होती है और धान से चावल कैसे बनता है और चावल से हम लोग भात बनाते हैं, फिर हम लोग व्यंजन के रूप में उसे खाते हैं। प्यारे बच्चों, उसके अलावा और भी आप जानते हैं हम रोटी खाते हैं। रोटी के लिए आटा कहाँ से आता है, तो आटे के लिए हम लोग को किस पर निर्भर रहना होता है, गेहूं पे। ठीक है बच्चों, तो हम जानेंगे कि गेहूं के फसल के बारे में कि गेहूं के फसल से हम लोग किस प्रकार से गेहूं से आटा तैयार करते हैं और हम लोग व्यंजन के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो कई सारे भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में हम फसल पर ही उसके लिए निर्भर होते हैं और फसल के माध्यम से ही हमें वो सारे अनाज प्राप्त होते हैं। फिर अनाज से हम क्या करते हैं, मन चाहे व्यंजन बनाते हैं और हमारी माँ व्यंजन बना करके हमें परोसती है और हम लोग बड़े ही चाव से उसे खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या क्या जानकारी मिलनी है और हम देखेंगे कि पूरे पाठ में कहानी के माध्यम से कि कैसे हम जान पाएंगे फसल के बारे में। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आपके इस पाठ में एक कहानी दी गई है जिसमें आप जानेंगे कि किसी परिवार में यानी कि कोई बच्चे हैं, ठीक है, जिनके माता पिता किसान हैं और वह अपने घर में फसल के रूप में जो भी लगाते हैं अनाज को, उसके बारे में बच्चे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आप भी जानिए कि वह फसल के बारे में किस प्रकार और कैसे जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग। आपके पाठ में जो कहानी दिया गया है उसमें जो पात्र हैं, ठीक है, वह है ईरा और ईसु। ईरा और ईसु बड़े दिन की छुट्टियों में अपने गांव जा रहे हैं। बच्चों, बड़े दिन की छुट्टी समझते हैं ना, दिसंबर के महीने में हम लोग मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़े दिन की छुट्टी में अपने गांव जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? वे अपने माता पिता के साथ पटना में रहते हैं। उन्होंने अभी तक अपना गांव नहीं देखा है। उनके दादा दादी जब भी गांव से पटना आते हैं तो प्रायः अन्न, फल, सब्जियां आदि ले आते हैं। गांव से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। दादी ने एक बार उन लोगों से कहा कि तुम्हारे शहरी जीवन का आधार यहाँ के गांव ही है। ईरा और ईसु हमेशा दादी के द्वारा कही गई इस बात पर चर्चा करते रहते हैं कि आखिर गांव शहरी जीवन का आधार कैसे हो सकते हैं। बच्चों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर है? आपस में चर्चा करके लिखिए। गांव से शहर क्या क्या जाता है और शहर से गांव में क्या क्या आता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि दादी माँ ने कहा कि शहर में जो भी लोग रहते हैं उनका आधार, जो जीने का आधार है, वो कहीं न कहीं
गांव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ऐसा है कि गांव में ही जितने भी फसल उपजाए जाते हैं, जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है बच्चों, तो वे अनाज कहाँ उपजते हैं? गांव में उपजते हैं। क्योंकि शहरों में इतनी अधिक जगह नहीं होती है कि वहाँ पे हम फसल उपजा सके या फिर मवेशियों को पाल सके। तो बच्चों, अपने गांव में जो भी सब्जी की खेती होती है, अनाज की खेती होती है, तो लोग क्या करते हैं? गांव से ही उठा करके ले जाते हैं शहर में, और वहाँ पे जो यहाँ से अनाज ले जाते हैं उससे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। गांव से ही दूध ले जाते हैं, जिससे वहाँ पे दूध से बनने वाले जितने भी मेवे और मिष्ठान हैं उसे बनाते हैं और बड़े ही चाव से खाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि गांव से उपजने वाली जो फसल है उसमें प्रमुख रूप से फल, सब्जी, अनाज ये सब गांव से जुड़ा हुआ है और गांव से लोग ले जाते हैं शहर में। और जो शहर में सुविधा उपलब्ध है, जैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश होता है वहाँ पे मार्केट नहीं होते हैं, तो मार्केट से जुड़े हुए जो भी सामान है, जैसे हम कपड़े की बात कर ले, तो अगर मुझे कपड़े चाहिए तो कहाँ जाना होता है? शहर जाना होता है। अगर हमें बीमारी का इलाज कराना हो तो अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? शहर में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं शहर के लोग अगर गांव से जुड़े हुए हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बाज़ार से जुड़े हुए हैं। अगर हमें अच्छी शिक्षा की ज़रूरत होती है तो हमारे आसपास जो विद्यालय उपलब्ध है उसमें पढ़ते हैं, लेकिन इससे अगर अधिक शिक्षा की ज़रूरत हो, अगर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, तो वह कहाँ मिलता है बच्चों? वह शहर में होते हैं अच्छे विद्यालय, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे मार्केट होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? शहर की ओर जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शहर और गाँव दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शहर के लोग केवल गांव पर निर्भर रहते हैं और गांव के लोग केवल शहर पर निर्भर रहते हैं। दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बच्चों, इसमें आपने जाना कि गांव से शहर क्या क्या जाता है और गांव से शहर से गांव क्या क्या आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दादाजी के साथ पगडंडियों पर। बच्चों, ये पगडंडी शब्द जो आपने सुना, ये कोई नई शब्द नहीं है। ये शब्द हम लोग प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब हम लोग फसल लगाते हैं तो खेत के चारों तरफ जब हम सिंचाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि पानी अपने खेत से किसी दूसरे के खेत में नहीं चला जाए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या करते हैं? चारों तरफ से एक घेरा बनाते हैं, जिसे हम लोग मेर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी को हम लोग पगडंडी बोलते हैं, जिससे हम लोग किनारे होकर के उस पर चलते भी हैं और खेत में आते जाते भी हैं। ठीक है बच्चों, वहाँ पे बहुत चौड़ी सड़क नहीं होती है, तो पगडंडी के सहारे ही हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो दादाजी के साथ पगडंडियों पर चलते हुए ईरा और ईसू को खेतों में लहराते हुए पौधे दिखे। कहीं कहीं कुछ लोग उन पौधों की कटाई कर रहे थे। कुछ लोग कटे हुए पौधे के पुलंदे को एक पत्थर पर पटककर उसकी फलियों को अलग अलग कर रहे थे। ईरा ने अपने दादाजी से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो बच्चों, आपने देखा कि जब पगडंडियों के सहारे जब ईरा दादाजी के साथ गई खेत में, तो क्या देखी? कुछ लोग क्या कर रहे थे? धान की खेत के लिए, यानी कि धान के खेत में उसे पुलिंदे बनाए हुए थे। अर्थात जब धान के फसल की कटाई होती है तो लोग क्या करते हैं? धान को छोटा छोटा बंडल बनाते हैं, जिसे हम पुलिंदे कहते हैं, और उसे पत्थर पर पटक करके क्या करते हैं? धान के दानों को उससे अलग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। इसके बाद दादाजी ने बताया, ये धान के पौधे हैं। इस इलाके की मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यह हमारे यहाँ की मुख्य फसल है। जब धान की फसल पक जाती है तो उसे काट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जब धान की फसल पक जाती है तो क्या होता है बच्चों? इसे काट लिया जाता है, और काटने के बाद इसे क्या करते हैं हम लोग? पौधे से उसके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं, जिससे हमें चावल की प्राप्ति होती है। ईरा और ईसू दोनों यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जो भात वे खाते हैं उसका उपज इस प्रकार होता है। ईसू ने कहा, दादाजी मुझे धान उपजाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए। देखा बच्चों आपने,
यहाँ पे कि आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ही आश्चर्य हुआ वास्तव में यह जानकर कि जो भात हम खाते हैं वह भात हम कैसे खाते हैं, उसके लिए चावल कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के फसल उगाने पड़ते हैं। तो ये जान करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब उसके अंदर यह जिज्ञासा है कि हम जानें कि धान का फसल कैसे उगाया जाता है, किन किन चरणों में इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती है और उसके बाद हम लोग भात का आनंद लेते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं धान रोपने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। बच्चों आप भी अपने अनुभव के आधार पर या फिर अगर पूर्व से जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं तो आप भी इसे गौर से देखिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। आप भी इस तालिका के सहारे धान उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने में सहयोग कीजिए। कैसे? धान की खेती की जुताई कब करते हैं? तो बच्चों अगर आप नहीं जानते हैं तो जानकारी रखिए। क्योंकि धान की खेती के लिए जुताई 2 चरणों में होती है। पहला कि धान हम ऐसे ही नहीं रोपते हैं, धान के लिए पहले हमें क्या होता है, बिचरा गिराना होता है। ठीक है बच्चों, तो धान के बिचरा तैयार करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मई महीने में खेत की जुताई करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला प्रश्न है किस मौसम में धान का बिचरा बीज लगाते हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल, हम लोग मई के महीने में लगाते हैं और मानसून आने के पूर्व। चूँकि हमारी जो कृषि है वह मानसूनी है, हम लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं। चूँकि धान के फसल के लिए अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है तो किसान क्या करते हैं, मानसून के आने का इंतज़ार करते हैं और मानसून के आने से पहले अर्थात मई महीने में क्या करते हैं, धान के बीज को मिट्टी के अंदर बोते हैं। उसके लिए पहले क्या करना होता है, खेत की जुताई करनी होती है, उसके बाद उसका समतलीकरण करते हैं, फिर उसमें खेत की जुताई के बाद उसमें बीज को डालते हैं, फिर उसे समतलीकरण करते हैं और नमी की मात्रा होनी चाहिए जिससे कि वह धान का बीज अंकुरित हो सके और अंकुरित होने के बाद लगभग 20 से 30 दिन के अंदर में वह बिचरा क्या बन जाता है, मोड़ी बन जाता है। मोड़ी कहते हैं बच्चों जो धान का जो छोटा पौधा होता है जिसे हम उखाड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। आपने देखा प्रश्न में क्या है, कितने दिनों में बिचरा बीज मोड़ी बन जाता है? तो 20 से 30 दिन में। मोड़ी का क्या उपयोग करते हैं बच्चों? मोड़ी का उपयोग हम लोग इस रूप में करते हैं कि जिस छोटे से जगह में हम लोग धान के बीज को लगाते हैं मोड़ी बनाने के लिए, उस जगह पे धान का फसल नहीं होता है। किसान क्या करते हैं, उसे उखाड़कर बड़े भूभाग में ले जाते हैं जहाँ पे बड़ा सा टुकड़ा होता है खेत का, और वहाँ पे खेत तैयार करते हैं अर्थात मिट्टी की जुताई करते हैं, उसमें पोषक तत्व डालते हैं और पानी की पर्याप्त मात्रा होती है। तब जा कर के हम लोग क्या करते हैं, उस तैयार खेत में उस मोड़ी को, जो धान का बिचरा होता है छोटा सा नन्हा पौधा, उसको हम लोग रोपते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। कितने दिनों में धान की बाली निकलने लगती है? बच्चों ऐसे कुछ ऐसे हमारे जो किसान हैं जो धान की फसल लगाते हैं उसमें कुछ फसल ऐसे हैं जो 90 दिन के अंदर ही तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत से फसल को 130 से 140 दिन या 145 दिन भी तैयार होने में लग जाते हैं। जब धान का फसल 1 फीट से 1.5 फीट के करीब होता है तब उसमें बाली आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। धान की फसल कब तक पककर तैयार हो जाती है? तो बच्चों 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। धान की फसल को बोने से लेकर काटने तक में कुल कितना समय लगता है? तो बच्चों आपको जानकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोग मई के महीने में धान के बिचड़े की बुआई करते हैं और उसकी कटाई हम लोग कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना समय लगता है धान के फसल को तैयार होने में। तो हम कह सकते हैं कि धान के फसल को पूरा तैयार होने में 140 से 145 दिन लग जाते हैं, लेकिन कुछ धान के ऐसे भी नस्ल हैं जो कम समय में भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। दादाजी ने कहा सबसे पहले धान का बिचरा लगाते हैं, 20 से 30 दिन के अंदर बिचरा मोड़ी के रूप में तैयार हो जाता है। मोड़ी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। खेतों में मोड़ी को लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल के पकने तक खेतों में पानी बना रहे। ईरा बोली, दादाजी क्या जब जी चाहे कोई भी फसल उपजाई जा सकती है? दादाजी बोले, नहीं,
ऐसा नहीं है। कुछ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है तो कुछ फसलें सर्दियों में उगाई जाती है। अब तो सिंचाई के इतने सारे साधन हो गए हैं कि गर्मियों में भी कुछ फसलें लगाई जाने लगी है। बच्चों, अब आपके लिए है, अगर आप जानते हैं तो आप अपनी समझ के आधार पर इस तालिका को पूर्ण करेंगे, नहीं तो आइए हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सर्दी में, गर्मी में और बरसात में ये 3 ऐसे मौसम हैं पूरे वर्ष भर में, पूरे साल में, जिसमें हम लोग फसल को लगाते हैं। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम सर्दी की बात करते हैं। सर्दी की ऋतु को मतलब समझते हैं बच्चों, वैसे फसल जो हम लोग अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और फरवरी मार्च में उसे काट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रबी फसल। ठीक है, तो वैसे फसल जिनकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है और उसकी कटाई जनवरी फरवरी में होती है, उसे हम रबी फसल बोलते हैं। और इसके अंतर्गत वैसे फसल को लगाते हैं जिसे तैयार होने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, अर्थात तापमान में इतनी नमी होनी चाहिए कि वह तैयार हो सके। अर्थात शीत ऋतु में उगाए जाने वाले ये मुख्य फसल होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग गेहूं का उपयोग करते हैं। रोटी के लिए आटा लाते हैं। कहाँ से लाते हैं आटा? आटा कहाँ से बनता है? गेहूं से। और गेहूं का फसल किस महीने होता है? उसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर महीने में होती है और कटाई फरवरी मार्च या फिर अप्रैल में भी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं रबी फसल। और गेहूं के साथ साथ आलू की भी खेती होती है और जितने भी तिलहन होते हैं उसकी भी खेती होती है। ठीक है बच्चों, दलहन की भी खेती होती है और मक्के की भी खेती होती है रबी फसल के रूप में। ठीक है बच्चों, आपने जाना ये सारे फसल सर्दी के मौसम में होने वाले फसल है, जिसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। उसके बाद है बच्चों गर्मी में। बच्चों, गर्मी के मौसम में ऐसे देखा जाए तो अत्यधिक गर्मी होती है और हम ऐसे ही फसल लगाते हैं जिसमें अत्यधिक पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो गर्मी के फसल अर्थात मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में उसे हम लोग क्या करते हैं? काट लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? जायद फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायद फसल। इसके अंतर्गत वैसे फसल आते हैं जिसमें फल की हम बात करें, सब्जी की बात करें, जैसे आपने तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इस सब का नाम सुना होगा। तो ये ऐसे फसल हैं जो गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बात आ गई बरसात की। बिल्कुल जी हाँ बच्चों, अब हम लोग पाठ में जान रहे थे धान के बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे फसल का ये जो बरसात के मौसम में फसलें उगाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, खरीफ फसल में क्या होता है? मुख्य रूप से हम लोग धान उगाते हैं। ठीक है बच्चों, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में होती है और उसे हम अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। तो इन फसलों में हम लोग देखते हैं कि प्रमुख जो अनाज है वह क्या है? धान है। ठीक है बच्चों, धान के साथ इसमें बरसात के मौसम में खीरा भी होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद खीरा के साथ धान, खीरा, सब्जी में हम लोग भिंडी भी लगाते हैं। ठीक है, उसमें परवल भी होता है, पत्ता गोभी भी होता है। तो कुछ ऐसे फल, सब्जी और अनाज हैं जो मुख्य रूप से बरसात की ऋतु में ही हम लोग लगा पाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे फसलों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फसलों को खरीफ फसल बोलते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि पूरे वर्ष में हम लोग 3 प्रकार के फसल उगाते हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने क्या जाना? रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल। अगर पूरे वर्ष की अगर बात करें तो वैसे फसल जिन्हें हम जनवरी से फरवरी में काटते हैं, ठीक है, तो वो फसल आपका कौन सा हुआ? रबी है। और वैसे फसल जिसे हम जून जुलाई में काटते हैं वह है हमारा जायद फसल। और वैसे फसल जिसे हम अक्टूबर और नवंबर में काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। आइए बच्चों, क्या आप जानते हैं बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, जबकि सर्दी में लगने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। इसी प्रकार गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। यीशु ने कहा, क्या सभी स्थानों पर एक ही तरह के फसलों को उगाया जा सकता है? दादाजी बोले, भिन्न भिन्न स्थानों पर वहाँ की मिट्टी और मौसम के अनुसार अलग अलग फसलें उगाई जाती है। बिल्कुल बच्चों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से
जो हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, जो मैदानी भाग है, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और बच्चों, आप अगली कक्षा में जानेंगे या फिर जानते भी होंगे, मिट्टी भी कई प्रकार की होती है जो फसल के लिए उपयोगी होती है। कुछ ऐसी भी मिट्टी होती है जिसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, तो वैसे स्थानों पर हम धान की खेती नहीं कर सकते हैं। वैसी मिट्टी में ही हम धान की खेती करेंगे जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक समय तक होती है, चूँकि धान के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो वैसी मिट्टी जिसमें पानी देने के बाद वह सूख जाए जल्दी, तो ऐसे में क्या होगा, किसान को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा धान के फसल को उगाने के लिए। तो हम वैसे क्षेत्र में ही इस धान के फसल को लगाते हैं जहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी के आधार पर हम लोग फसल का चयन करते हैं कि किस क्षेत्र में, किस जिले में, किस भूभाग में कौन से फसल उगाने चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बच्चों, नीचे बने नक्शों को देखिए और पता लगाइए कि अपने राज्य के कुछ जिलों में कौन कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जाती है। बच्चों, आप इस नक्शे को गौर से देखिए, क्योंकि इसके आधार पर आपको आगे प्रश्न के जवाब भी देने होंगे, अर्थात वह प्रश्न ऐसे होंगे कि कौन से फसल ऐसे हैं जो किस जिले में मुख्य रूप से उगाए जाते हैं, तो आपको उन प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मानचित्र में जो बिहार का मानचित्र दिख रहा है आपको, इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों को दिखाया गया है। और बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम लोग नक्शा या मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो किस रूप में करते हैं, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वह होता है उत्तर। ठीक है बच्चों, नीचे वाला भाग दक्षिण, और हमारी बाईं हाथ के तरफ का जो भाग होता है वह होता है पश्चिम, और दाहिने हाथ का जो भाग होता है वह होता है पूरब। तो बच्चों, आप इस मानचित्र में गौर से देखिए और पता लगाइए। जैसे आपने देखा संकेत में केला के लिए पीले रंग का प्रयोग किया गया है, अर्थात केला पकने के बाद कैसा दिखता है, पीला। तो केला कहाँ कहाँ होता है बच्चों, आपको जवाब देना होगा वहाँ पे, इसलिए ध्यान रखेंगे। वैशाली जिले में केले की उत्पादन अधिक होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला है मखाना। मखाना का संकेत आप देख रहे हैं। मखाने की खेती कहाँ होती है बच्चों, दरभंगा और मधुबनी में होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं मक्के की। तो मक्के की खेती कहाँ कहाँ होती है बच्चों, आप गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, और आपको इस चित्र में ढूंढना भी है कि मक्के की खेती कहाँ कहाँ होती है। उसके बाद बारी है गेहूं की। तो आप गेहूं के बारे में पता लगा सकते हैं, गेहूं कहाँ कहाँ होती है, गया में होती है, नवादा में होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे धान की। तो धान भागलपुर ज़िले में अधिक होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद रोहतास ज़िले में अधिक होती है। इसी तरह से अन्य भी ज़िले हैं जिसके बारे में आपको पता लगाना है और लिखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों चना। तो किस ज़िले में चने की खेती अधिक होती है, तो आप देख रहे हैं मधेपुरा का चित्र दिख रहा होगा आपको। मधेपुरा में हम लोग चने की खेती करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है प्याज। तो प्याज बिहार के किस किस ज़िले में होता है, शेखपुरा और जमुई में। ठीक है बच्चों, तो ये रहा। अब आप इसके आधार पर उम्मीद है कि अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आप अच्छे से ढूंढ करके बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इस मानचित्र के आधार पर, और उसका जवाब बिल्कुल आपको मानचित्र को देख करके ही देना है। तो बच्चों, आपने देखा कि आज हम लोग इस पाठ में क्या क्या जाने, फसल के बारे में जाने, किस मौसम में कौन से फसल उगाए जाते हैं और उस फसल को कितने समय में हम लोग तैयार करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को आपने बड़े ही ध्यान से और शांतिपूर्वक बैठ करके धैर्यपूर्वक आपने देखा, अवलोकन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन यह पाठ अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस पाठ से संबंधित बहुत से ऐसे अभ्यास आधारित प्रश्न हैं जिसे हम अगले अंकों में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।